हेलो बच्चों, मेरा नाम है अंशुल गुप्ता। आज की वीडियो में बना रहा हूँ मैग्नेटिक डाइपोल पर। तो मैंने नोटिस किया कि रीसेंट जेई और नीट दोनों के एग्ज़ाम में इस पर बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं और इस पर बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो बच्चों को याद नहीं होते हैं। तो आई थॉट कि मैग्नेटिक डाइपोल के सारे फॉर्मूले बता दूँ और उन पर सब पर दो दो क्वेश्चन जो रिसेंटली आए हैं वो सॉल्व कर दूँ। तो पहले मैं फॉर्मूले बता दूँ बच्चों। मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है? कोई भी बार मैग्नेट, ओके, कोई भी बार मैग्नेट अगर है तो उसके दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो अगर कोई बार मैग्नेट है, उसके दो पोल हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? मैग्नेटिक डाइपोल। समझ रहे हो? क्योंकि उसके दो पोल्स होते हैं। तो कोई भी बार मैग्नेट इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक डाइपोल बिकॉज इट हैज टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, और उनके बीच की डिस्टेंस भी फिक्स्ड होती है जब तक हम बार मैग्नेट को तोड़ नहीं देते या कुछ डैमेज नहीं कर देते। बोले सर इसको मैग्नेटिक डाइपोल क्यों बोला? क्योंकि इसमें दो पोल हैं। क्या हमने ऐसा पहले भी कुछ पढ़ा था? यस, तुमने इससे पहले पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो चार्जेस होते थे, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, और उनके बीच की डिस्टेंस भी फिक्स होती थी एल वेक्टर। जब इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था तो उसका भी डाइपोल मोमेंट पढ़ा था हमने। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी डिफाइंड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जो कहां से कहां डिफाइंड है? नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। डाइपोल मोमेंट की क्या वैल्यू होती है? चार्ज इनटू लेंथ ऑफ द डाइपोल। चार्ज की वैल्यू कितनी है? चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है? इनटू लेंथ विच इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। बिल्कुल जैसे यहां पर हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल डिफाइन किया था Q इंटू एल वेक्टर, ऐसे ही हम यहां क्या डिफाइन करेंगे? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैसे डिफाइन करेंगे? चार्ज तो भाई देखो, मैग्नेटिक चार्ज तो होता नहीं है, कुछ चार्ज तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। हम इसको बोलेंगे पोल स्ट्रेंथ। ओके, देखो बच्चों, मैग्नेटिक पोल सिंगुलरली एग्जिस्ट नहीं करते। अकेला नॉर्थ पोल नहीं मिलेगा तुमको, अकेला साउथ पोल नहीं मिलेगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकलती है तो घूम के साउथ पोल में वापस अंदर जाती है। जहां भी एग्जिस्ट करेगा नॉर्थ और साउथ एक साथ एग्जिस्ट करेंगे। चार्जेस में ऐसा नहीं है। चार्जेस अकेला पॉजिटिव या अकेला नेगेटिव भी एग्जिस्ट करता है। तो चार्ज में तो हम उसको Q को क्या बोलते हैं? चार्ज। उसकी हम प्रॉपर्टीज देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इज मोर ऑफ अ थ्योरेटिकल थिंग। प्रैक्टिकली हम पोल को अलग नहीं कर सकते, उसको सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ थ्योरेटिकली हम मान सकते हैं कि जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वाज चार्ज इनटू लेंथ, ऐसे ही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ। लेंथ क्या होगी? डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स। वैसे तो ये ज्यादातर मैग्नेट की लेंथ ही गिवन होती है, लेकिन टू बी एग्जैक्ट जो लेंथ ऑफ द मैग्नेट है उससे थोड़ा सा कम डिस्टेंस होती है बिटवीन द पोल्स। मतलब पोल्स एकदम एंड पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करते, एंड पॉइंट से थोड़ा सा अंदर होते हैं। कितना अंदर होते हैं? तो लेंथ जो है वो हम 5L/6 ले सकते हैं। ठीक है, टोटल लेंथ जो है मैग्नेट की उसका 5/6 पोर्शन, थोड़ा सा अंदर होते हैं बस। ओके, वैसे ज्यादातर क्वेश्चंस में डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स ही दी होती है, तो आप डायरेक्टली L की वैल्यू यूज कर सकते हो। अगर बार मैग्नेट की लेंथ दी है तो आपको क्या यूज करना चाहिए? 5L/6। समझ में आई बात? अच्छा, दूसरी चीज, अगर आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पता है तो आप क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हो? उसका इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन फॉर्मूला होता है 2kp/r³। तो अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज उसकी वीडियो देख लो, उसकी सेपरेट वीडियो डाली हुई है मैंने। अगर इसका प्रूफ आपको जानना है तो मैंने उस वीडियो में पूरा प्रूफ करके दिखाया था एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक। दोबारा से प्रूव करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन आपको पता है 2kp/r³, तो मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन आप सेम फॉर्मूले से निकाल सकते हो। 2k की जगह क्या पुट करना है? μ0/4π
P की जगह m और r क्यूब। मतलब इसको आप कैसे पढ़ सकते हो, 2kp/r क्यूब। बस k की जगह क्या पुट करना है, μ0/4 p की जगह क्या पुट करना है, m वेक्टर। तो एक ही प्रूफ सीख के आप इलेक्ट्रिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल दोनों का इफेक्ट लिख सकते हो। उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये कौन सी पोजीशन पे बात कर रहे हैं, एक्सियल पोजीशन। अगर किसी को ना पता हो तो एक्सियल पोजीशन ये वाले पॉइंट्स होते हैं। कौन से पॉइंट्स, जो उसकी एक्सिस पर, जो लाइन इससे पास कर रही है उस पर एग्जिस्ट करते हैं। तो एक्सियल पोजीशन ये वाले पॉइंट होते हैं, ठीक है। और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन का फॉर्मूला है -kp/r³। तो ये माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है कि फील्ड जो है वो इक्वेटोरियल पोजीशन बच्चों ये वाली होती है। ये वाली सारी पोजीशन कौन सी है, इक्वेटोरियल पोजीशन। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही बैकवर्ड डायरेक्शन में होते हैं, तो उसके लिए माइनस लगाते हैं। तो ये फॉर्मूला कहां से आया, इट केम फ्रॉम -kp/r³। k की जगह क्या पुट करना है, μ0/4, p की जगह m और r³ का r³। समझ में आई बात। तो ये भी काम हो गया। तीसरी चीज है टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल। तो टॉर्क ऑन अ इलेक्ट्रिक डाइपोल, जब भी किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, जब भी किसी डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक टॉर्क लगता है P×E। तो जब भी किसी मैग्नेट को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर भी एक टॉर्क लगेगा। कौन से फॉर्मूले से निकालना है ये, P×E। P की जगह m, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जगह मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या कैलकुलेट किया कि किसी भी मैग्नेट पर टॉर्क लगेगा अगर उसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पुट करेंगे तो। इसके ऊपर बड़े अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। पहले पुट किया, फिर थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, फिर वो रोटेट करेगा तो SHM का टाइम पीरियड बताओ। तो वो अभी मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है। दूसरा जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मैग्नेटिक डाइपोल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक डाइपोल की हमने निकाली थी विद फॉर्मूला -P.E। तो ऐसे ही मैग्नेटिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, -M.B। तो -M×B×cos θ। ये है पोटेंशियल एनर्जी। इसकी वैल्यू अलग अलग आएगी थीटा की वैल्यू चेंज करने पर, और ज़्यादातर पूछते हैं कि 180 डिग्री से रोटेट करने में कितना वर्क करना पड़ेगा। टॉर्क वाले में ज़्यादातर पूछते हैं कि टाइम पीरियड ऑफ SHM कितना होगा अगर थोड़ा सा डिसबैलेंस करके छोड़ा मैग्नेट को। तो ये दोनों थोड़ी देर में सॉल्व करेंगे, पहले फॉर्मूले बता दूं सारे, ठीक है। ये तो हो गई बार मैग्नेट की बात। तो अब जैसा मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट बनाती है, ठीक है, ये फॉर्मूले सब लिख लेने हैं, यूज करना हम सीखेंगे अभी लाइन से। जैसा बार मैग्नेट की बात हो गई कि भाई ये जैसा मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, एक करंट कैरिंग लूप भी बिल्कुल ऑलमोस्ट वैसा ही मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो फिर बात हुई कि इसका मतलब दिस इज ऑल्सो अ मैग्नेटिक डाइपोल, क्योंकि ये बिल्कुल वही इफेक्ट जनरेट कर रहा है जो बार मैग्नेट कर रही है, ठीक है। तो इसको भी बोला गया कि ये भी मैग्नेटिक डाइपोल है, इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी डिफाइन करो। और उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैसे डिफाइन किया गया, NIA। N इज नंबर ऑफ टर्न्स, I इज करंट इन द लूप और A इज एरिया ऑफ द लूप। और डायरेक्शन कौन सी, एरिया वेक्टर वाली। बोलते सर एरिया वेक्टर कैसे देखते हैं भैया, कोई भी चीज है, कोई भी सरफेस अगर आपके पास है, अरे सिंपली हाथ से बता देता हूं, ये हाथ की सरफेस है तो एरिया वेक्टर होगा इससे बाहर निकलता हुआ ऐसे रेज, समझ रहे हो, हाथ में से। जैसे ऋषि मुनि श्राप नहीं देते हैं, श्राप देते हैं तो रेज निकलती है हाथ में से, तो बिल्कुल वैसे ही इस हाथ में से अगर रेज निकल रही है तो वो जिस डायरेक्शन में निकलेंगी, कैसी निकलेंगी, हाथ के परपेंडिकुलर, तो वो उसको क्या बोला जाएगा, उसका एरिया वेक्टर। समझ में आई बात कि नहीं आई, ठीक है। एरिया वेक्टर। तो सर हाथ की सरफेस के दो तरफ परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, एक ऐसे और एक ऐसे, तो अब क्या करें, तो कोई बात नहीं बच्चों,
इस करंट कैरिंग लूप की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो देखना आती है। करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को रोटेट करो, थंब क्या दे देगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। वही डायरेक्शन एरिया वेक्टर की लेनी है। अगर कंफ्यूजन हो जाए कि सर ये हाथ आपने जो रख रखा है इसमें डायरेक्शन ऊपर की तरफ भी हो सकती है और नीचे की तरफ, तो कौन सी लेनी है, तो भैया करंट के अलोंग फिंगर्स को रोटेट करो, राइट हैंड थंब रूल से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना आना चाहिए तुमको। अगर तुम इस टॉपिक तक पहुंच गए हो तो मैग्नेटिक फील्ड पहले पढ़ा होगा। तो सर्कुलर कॉइल की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर लेना है। ओके, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग वायर कितना हो गया, NIA। ठीक है, अब सुनो, कभी कभी ऐसा, ये 2020 में आया क्वेश्चन कि इस सोलेनॉइड या कोई कॉइल दी हुई थी और कॉइल के अंदर एक आयरन की कोर डाल दी गई, सॉफ्ट आयरन कोर दी हुई थी, तो कोई भी कोर हो सकती है, तो कोर डाल दिया गया। ठीक है, और उसका रिलेटिव परमेबिलिटी दिया था μr। तो सुनो ध्यान से, अगर स्पेस में कोई वायर बी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है और सॉफ्ट आयरन की परमेबिलिटी है, रिलेटिव परमेबिलिटी है 300, तो वही वायर सॉफ्ट आयरन के अंदर 300 टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। ठीक है, अगर तुम्हें रिलेटिव परमेबिलिटी का मीनिंग नहीं पता तो फिर वो जो परमानेंट मैग्नेटिज्म वाली वीडियो है वो देखनी चाहिए तुमको, क्योंकि उसमें ये सब कुछ डिफाइन किया होगा मैंने। ठीक है, और अभी के लिए बस इतना बता देता हूँ कि अगर स्पेस के अंदर 5 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है बाय अ करंट कैरिंग वायर, तो सॉफ्ट आयरन के अंदर 300 टाइम्स ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा अगर सॉफ्ट आयरन की परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी कितनी है, 300। तो जिस ऑब्जेक्ट की, जिस मटेरियल की रिलेटिव परमिएबिलिटी 10 है, उसके अंदर 10 टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा एज कंपेयर टू वैक्यूम। ओके, इतना अभी के लिए मोर देन इनफ है। तो अगर स्पेस है खाली, बीच में कुछ नहीं रखा, तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, NIA। पर अगर बीच में हमने क्या रख दिया, सॉफ्ट आयरन कोर, और अब पूछा इस सिस्टम का मैग्नेटिक मोमेंट बताओ, सिर्फ उस कॉइल का नहीं, कॉइल और बार, पूरे सिस्टम का मैग्नेटिक मोमेंट बताओ, तो आप रिलेटिव परमिएबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि अगर ये 200 है तो अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 200 टाइम्स ज़्यादा होगा। अगर ये 10 है तो यहाँ पर अब मैग्नेटिक फील्ड 10 गुना ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट μr टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अब सुनना ध्यान से, कंफ्यूज करने के लिए कोई क्या बोल सकता है कि सिर्फ इस कोर का मैग्नेटिक मोमेंट बताओ, सिर्फ इस कोर का मैग्नेटिक मोमेंट कैसे बताओगे, तो भैया जितना पूरे सिस्टम का आया है μr टाइम्स, माइनस जितना सिर्फ कॉइल का था, तो μr -1 इंटू NIA वेक्टर, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ओनली द कोर, ये जो सॉफ्ट आयरन कोर अंदर पुट करी थी उसका मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट तुम्हें बार मैग्नेट का आता है, तुम्हें कॉइल का आना चाहिए। कॉइल के अंदर अगर कुछ रख दिया है, सॉफ्ट आयरन या स्टील या कोई भी और मटेरियल रख दिया, तो उसका पूरे सिस्टम का आना चाहिए। और फिर सिर्फ उस सॉफ्ट आयरन में कितना मैग्नेटिक मोमेंट होगा, उसका कितना मैग्नेटिक मोमेंट होगा, वो भी कैलकुलेट करना आना चाहिए। तुम्हें शायद पता है या नहीं पता, आई डोंट नो, पर अगर किसी सॉफ्ट आयरन को सोलेनॉइड के अंदर रखोगे तो वो अपना खुद का मैग्नेटिक डाइपोल उसके अंदर बहुत सारे बन जाएंगे और वो खुद का ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लग जाएगा। तो इसलिए उसका भी कहना आना चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज कि अगर कोई चार्ज एक सर्कल में घूम रहा है, एक चार्ज पार्टिकल है और वो एक सर्कल में घूम रहा है, ठीक है, v स्पीड से इस सर्कल में घूम रहा है, और अब पूछ लिया जाए कि भाई हाँ इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, तो एक मूविंग चार्ज, एक सर्कल में मूविंग चार्ज इज इक्विवेलेंट टू अ करंट कैरिंग वायर, क्योंकि वायर में भी तो चार्ज ही घूम रहा होता है वायर्स के अंदर, उसी को तो करंट बोलते हैं। तो इसमें सेम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं विद स्लाइड चेंज। स्लाइड चेंज देख लो, NIA करंट कैरिंग वायर के लिए था, एक चार्ज घूम रहा है तो n की वैल्यू 1, ठीक है, समझ में आ रहा है, ध्यान से देखते रहना, n की वैल्यू 1, ठीक है, और करंट को दिख देंगे चार्ज अपॉन टाइम,
Q/T, चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है। और एरिया को तो πr² लिख देंगे। अब टाइम कैसे निकालेंगे बच्चों, किसी चीज में सर्कुलर मोशन में टाइम पीरियड निकालना है तो दो ही तरीके हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड या 2π/ω। तो यहां पर हम ये वाला यूज कर लेंगे। पूरे सर्किल में कितनी डिस्टेंस है, 2πr, कितनी स्पीड से जा रहा है, v से, तो 2πr/v। इसको थोड़ा सॉल्व करके क्या आंसर आएगा, qvr/2। ये हो गया एक चार्ज का डाइपोल मोमेंट, एक चार्ज जो सर्किल में घूम रहा है उसका डाइपोल मोमेंट। अब सुनो ध्यान से, रटना मत, इसको रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दो याद रखो। एक वो तो याद रहेगा ही, चार्ज पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ, पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ तो याद रहेगा ही। NIA से ही इसको डिराइव करना सीख लो, 2 बार करोगे, तीसरी बार फिर याद रहेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, एक सिंगल चार्ज घूम रहा है तो चलो फटाफट हमने सॉल्व कर लिया, कितना आ गया, qvr/2। लेकिन अगर एक सिंगल चार्ज नहीं है, उसकी जगह एक रॉड है जिस पर पूरे पर चार्ज फैला हुआ है, एक रॉड पर चार्ज फैला हुआ है, मान लो L लेंथ की रॉड है। मैं सिर्फ रॉड के लिए नहीं बताना चाह रहा, मैं किसी भी शेप के लिए बताना चाह रहा हूँ कि रॉड है तो भी ठीक है, रिंग हो, डिस्क हो, स्फीयर हो, कुछ भी हो, और वो ओमेगा से घूम रहा है और उस पर चार्ज फैला हुआ है। अगर यूनिफॉर्मली चार्ज फैला हुआ है तो आप क्या कर सकते हो, आप ये qvr/2 जो आया था, ये पॉइंट चार्ज के लिए आया था, इसको ऐसे लिख लो, नीचे m से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर m से मल्टीप्लाई कर दो। देखो दो जगह मल्टीप्लाई किया है, q/2 m अलग कर दिया और इधर mvr अलग कर दिया। ऐसा क्यों किया सर, क्योंकि mvr को क्या लिख पाएंगे, mvr को लिख पाएंगे एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम चिपका दिए इधर और ये लिख दिए q/t, और ये किसका फॉर्मूला बन गया, मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट डिपेंड्स अपॉन q/tm इंटू एंगुलर मोमेंटम। तो ये भी रटने की जरूरत नहीं है, 2 बार खुद से डिराइव करो, फिर जिंदगी भर याद रहेगा। ओके, तो ये हो गया मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी। ये सिर्फ रॉड के लिए नहीं, किसी भी रोटेटिंग बॉडी का जिसका आप एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हो उस पर वर्क करेगा। अदरवाइज इंटीग्रेट करके सॉल्व करना पड़ेगा, वो फिर मेहनत का काम है, ठीक है। वो भी सीखो अगर एडवांस के लिए जा रहे हो तो, ठीक है। लेकिन हाँ, जब तक यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तब तक तो इसी को यूज कर सकते हो। एंगुलर मोमेंटम रोटेटिंग बॉडी का कैसे लिखोगे, I ओमेगा, I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो इतने फार्मूले हैं एंगुलर मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के, बार के लिए, करंट कैरिंग वायर के लिए, मूविंग चार्जेस के लिए, ठीक है। एक बार मैग्नेटिक मोमेंट आ गया तो उस मैग्नेटिक मोमेंट के दम पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, उस पर लगने वाला टॉर्क निकाल सकते हैं ड्यू टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, उस पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। तो ये पोटेंशियल एनर्जी पर क्वेश्चंस आते हैं, टॉर्क पे क्वेश्चन आते हैं, और कई सारे क्वेश्चन तो सीधे सीधे मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने पर ही आते हैं। टेढ़ा मेढ़ा शेप बना देते हैं, बोलते हैं इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करके बताओ। तो इस वीडियो में मुझे सिर्फ फॉर्मूले बताने थे, सारे फॉर्मूले अच्छे से नोट डाउन कर लो, याद कर लो, प्रूव करके देख लो। अगर ये नहीं पढ़ा है तो इसका प्रूफ देख लो, क्वेश्चन की वीडियोस में सेपरेट बनाऊंगा। ओके।